नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास। समास क्या है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। समास शब्द निर्माण की एक ऐसी विधि है जिससे शब्दों का निर्माण किया जाता है। शब्द निर्माण के 3 विधि हैं: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। शब्द निर्माण की बहुत से वीडियो मैं चैनल पर डाल रखा हूं। आप लोग सीरियल नंबर से मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। यहाँ पर टॉपिक है समास। समास क्या है? समास एक वह शब्द निर्माण की विधि है जिसके द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। और शब्द की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समासिक पद कहते हैं और नए शब्द के बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सिंपल वे में देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और नया शब्द के बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में भी कहा जाता है, शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। लेकिन परफेक्ट परिभाषा दीजिए तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। और समास समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना जो है ये अधूरा है, ये समझ में कम आएगा। पहले ये समझ लीजिए इसके मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु में है समासिक शब्द और समस्त पद। तो 2 या 2 से अधिक शब्द के मिलने से जो नया शब्द बनता है उस शब्द को हम कहते हैं समासिक शब्द और उसे समस्त पद भी कहते हैं। कभी कभी इसको दिया जाता है समासिक पद क्या है और समासिक शब्द क्या है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो समासिक शब्द है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। इस नए शब्द को हम समासिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। जब समास विग्रह होता है तो समासिक पद अलग हो जाता है, समासिक पद अलग अलग हो जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें 2 पद होता है। जब 2 शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाता है तो पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो इसे ध्यान रखना, उत्तर पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। उसके बाद अव्यय का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय के बाद अव्यय एक चैप्टर है, उसको मैं कई वीडियो 2 वीडियो डाल रखा हूं उसके ऊपर, थोड़ा उसको पीछे से आप पढ़ लीजिएगा। तो अव्यय क्या है? अव्यय जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। जैसे प्रतिदिन एक अव्यय, इस पर लिंग, वचन का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे राम स्कूल प्रतिदिन जाता है, या राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। देखिए, यह जाता है, जाती ही लिंग का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन प्रतिदिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या है? अव्यय है। अव्यय को विशेष ध्यान देना है कि जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। और विशेषण और विशेष्य, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको समझना है। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ये ध्यान रखना। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं
और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण है अच्छा, विशेषता बता रहा है राम की, तो राम यहां पर क्या हो गया विशेष्य और अच्छा हो गया उसका विशेषण। सिंपल पहचान है। और कारक पूर्व पद उत्तर पद हो गया, कारक पद का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा जो है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस जो है समास के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कारक क्या है, कारक चिन्ह, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए और अधिकरण में पर और इस प्रकार से कारक होते हैं, ठीक है। और संबोधन हे अरे ओहो इसका भी कारक का रोल होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओहो इस प्रकार के जो है आपका कारक होता है। और इसमें इसका लोप होता है, तो इसको हम बताएंगे अभी जब भी पढ़ाएंगे। तो आप पहले हो गया मुख्य बिंदु में क्या है, समास क्या है, समासिक शब्द क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है। समास विग्रह देख लीजिए, समास विग्रह यानी समासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। देखिएगा जैसे है सिर दर्द, तो सिर में दर्द, प्रतिदिन, ये प्रतिदिन आपका जो है क्या है समस्त पद है, इसको अलग किया तो क्या हो गया प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन अलग हो गया, तो ये समास विग्रह हो गया और ये जो है समस्त पद हो गया। इस प्रकार से इसके बारे में अब चलते हैं हम अपना समास पर। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं, इसी में से पेपर में आते हैं। आपके सब दिए रहेंगे और उसको जो है पहचानना होता है कौन किस प्रकार के समास है। तो ये मुख्य बिंदु आपको याद रहेगा, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। तो ये अगर मुख्य बिंदु अच्छी तरह से याद है तो 5 मिनट का खेला जो है आपका समास में है। समास में ज़्यादा समय नहीं लेता है और ये 6 बिंदु में से एक पूछा जाता है। और थोड़ा सा इसके विशेष ध्यान रखना है कौन क्या है, यानी पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो जैसे अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान सबसे है कि अव्यय की पहचान आपको आ गया, किस किस शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सब पहला पद जो है इसमें आपका अव्ययी भाव, दूसरा पद भी अव्यय हो सकता है लेकिन पहला पद जरूरी है, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, प्रति जो है क्या है अव्यय है, दिन और प्रतिदिन जो है भी अव्यय हो गया। तो ये अव्यय का मतलब होता है जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सिंपल से सिंपल परिभाषा है। और इसके बाद जो है तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और कारक चिन्ह का लोप हो। ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा पद का मतलब क्या होता है उत्तर पद, पहला पद का मतलब पूर्व पद। ये ध्यान रखना, इसमें आपको मेंशन कर दिया हूं। आप देखिए, तो तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो यानी उत्तर पद प्रधान हो और उसमें कारक शब्द का लोप हो, कारक चिन्ह का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए रसोई घर, सिर दर्द, तो रसोई घर में क्या है रसोई के लिए घर, यहाँ के लिए जो है कारक चिन्ह है, तो इसलिए जो है ये आपका तत्पुरुष समास है। सिर दर्द, सिर में दर्द अधिकरण में पर होता है। कर्ता मैं बताया हूं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओहो इस प्रकार के जो है कारक चिन्ह होते हैं, तो इनके ही लोप होगा इसके अंदर। में अधिकरण में होता है, के लिए ये भी कारक चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्लियर हो गया। कर्मधारय समास में थोड़ा सा ध्यान देना। कर्मधारय समास
यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उत्तर तथा पूर्व पद में उपमा, उपमेय, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। या और भी पहचान इसका है सिंपल, कि जिस समास का पहला पद दूसरा पद विशेषण हो, अगर विशेषण होगा तो भी आपका कर्मधारय होगा, क्योंकि इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान, ये चार चीज का जो है मेल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व और उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत व्यक्ति। उपमान होता है अप्रस्तुत व्यक्ति, यानी जो सामने आपके रहता है उसको प्रस्तुत कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उसकी तुलना जो है हम किसी दूसरे से करते हैं जो आपके सामने नहीं है, उसको अप्रस्तुत या नहीं उपमान कहते हैं। और विशेषण है कि संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। इनका सब विशेष ध्यान देना है। जैसे देखिए चरण कमल, चरण कमल के समान चरण। अब यहाँ चरण कमल, चरण जो है आपका क्या है? उपमेय है। कमल जो है क्या है? उपमान है। कमल आपके सामने नहीं है, चरण आपके सामने है, तो चरण कमल यानी कमल के समान चरण। महापुरुष, देखिए महापुरुष में महान है जो पुरुष, तो पुरुष तो सब पुरुष होते हैं, लेकिन पुरुषों में जो महान होता है उनकी जो विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है क्या है? विशेषण है, और पुरुष जो है विशेष्य हो गया, जो है महापुरुष जो हो गया तो क्या हो गया? वो विशेषण हो गया। ठीक है। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में विशेष ध्यान देना है। द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें सिर्फ और पद का, जिस समास में और पद का लोप होता है और उसमें दो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में क्या होता है? वाचक चिन्ह लगा रहता है। वाचक चिन्ह का मतलब होता है एक डैश। वाचक चिन्ह जो होता है जैसे डैश लगता है, इस तरह से डैश, जैसे रात दिन, ये रात दिन बीच में डैश लगाते हैं, रात और दिन, इसको पढ़ते हैं रात और दिन। तो रात दिन भी क्या होगा आपका? द्वंद्व समास होगा। माता पिता, माता और पिता, पुण्य पाप, पुण्य पाप और पुण्य, ये जो और शब्द का लोप होता है द्वंद्व समास की सिंपल पहचान है। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक, संख्यावाची का मतलब होता है कि जो संख्या, जैसे पहला पॉइंट इसमें दिया है चौराहा, चार राहों का समूह, संख्या पद आ गया, सिंपल से कर देंगे द्विगु समास। और तिरंगा, तीन रंगों का समूह है, इसमें भी संख्यावाचक होता है, इसको भी हम कहते हैं द्विगु समास। और बहुब्रीहि समास में विशेष ध्यान देना। बहुब्रीहि समास क्या है? कि जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद कोई प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वहां बहुब्रीहि समास करते हैं। द्विगु समास बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुब्रीहि समास को हम द्विगु समास कह सकते हैं, हर स्थिति में नहीं, अगर संख्यावाचक हो तो। जैसे देखिए, जैसे है बहुब्रीहि में दशानन, 10 है आनंद, या 10 आननों का समूह, ऐसे भी कह सकते हैं। 10 आननों का समूह या 10 है आनंद। आनंद माने होता है मुख्य, जिसके अर्थात किसका? रावण का। यहाँ 10 और आनंद दो शब्द है, इनका एक समूह बना हुआ है, और ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? रावण की ओर संकेत कर रहा है। तो हम दशानन कहेंगे, 10 आननों का समूह या 10 है आनंद, तो हम द्विगु समास कर सकते हैं क्योंकि संख्यावाचक इसके अंदर है। बहुब्रीहि में जो है गिरिधर, गिरिधर देखिए, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात किसकी ओर संकेत कर रहा है? भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को हाथ में पर्वत लिया था, उसके लिए उसको कहते हैं गिरिधर, यानी गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ गिरिधर है, दशानन है, दशानन द्विगु समास भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी है, लेकिन सिर्फ इतना ही अगर हो जाए कि 10 है आनंद, अब जिसके नहीं लिखा जाएगा तो हम इसको द्विगु समास कर सकते हैं अगर पेपर में आता है। अगर बहुब्रीहि समास है
तो हम द्विगु समास भी कर देंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन सीधा संकेत दे रहा है थर्ड की ओर तो हमें बहुब्रीहि समास करना चाहिए। अगर नहीं संकेत दे रहा है तो द्विगु समास तो है ही। ठीक है, इस बात से फिर हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और कारक पद का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए। कर्मधारय समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष, उपमेय, उपमान का संबंध होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है चरण कमल, कमल के समान चरण। यहाँ जो है आपका कमल जो है उपमान हो गया, चरण जो है उपमेय हो गया। ठीक है, महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, विशेषण आ गया इसके अंदर। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में और पद का लोप होता है और प्रथम पद, पूर्व पद और उत्तर पद में वाचक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समास का प्रथम पद और द्वितीय पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद कोई प्रधान नहीं होता है लेकिन तीसरे पद की ओर संकेत करता है, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको हर चीज़ को समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में अगर आया हो तो इसको वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, समास यानी शब्द निर्माण के बारे में मैं 3 वीडियो बना रखा हूँ, उपसर्ग पर, प्रत्यय पर और समास पर। इनको पहले सीरियल नंबर से देखेंगे शब्द का निर्माण कैसे होता है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो चैप्टर है आपका समास, इसलिए मैंने इतना मेंशन किया है। उन वीडियो में ज़्यादा मतलब मेंशन हुआ है क्योंकि ज़्यादा पॉइंट भी है, मुख्य बिंदु भी ज़्यादा है, चैप्टर भी कहे हैं। यहाँ तो अलग अलग चैप्टर, उपसर्ग का अलग चैप्टर है, प्रत्यय का अलग चैप्टर है, तो थोड़ा थोड़ा है। हमने उस वीडियो में आपको इकट्ठा दे रखा है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में बांटिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। दोस्तों, मुझे आपसे पैसे की लालच नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ सबके लिए कि बच्चों को अच्छा ज्ञान मिले। और आपकी सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए कीमती है। सिर्फ आप लोग मुझे एक लाइक दे दीजिए, एक सब्सक्राइब दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। बस इसी में मेरा सब कुछ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।